जय हिंद जय जवाहर दोस्तों। तो इस वीडियो में हम झारखंड पॉलीटेक्निक लैटरल एंट्री एग्ज़ाम 2019 के मैथमेटिक्स सेक्शन का क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, 5 ईयर एगो एज ऑफ मदर इज 5 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन्स एज। 5 ईयर हैंस रेशियो ऑफ देयर एज इज 3/7। फाइंड प्रजेंट एज ऑफ द सन। ठीक है, तो 5 साल पहले माँ की उम्र जो है उसके बेटे की उम्र से 5 गुना अधिक है और 5 वर्ष में उनकी आयु का अनुपात जो है 3/7 हो जाएगा। ठीक है, तो बेटे की वर्तमान उम्र का पता लगाना है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी है, 10 साल। ठीक है, 10 ईयर्स इसका राइट आंसर है। अब आइए इसको कैलकुलेट करके देखते हैं। तो हम लोग जो है मदर और सन के प्रेजेंट एज को एम और एस मान लेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है 5 साल पहले मदर का उम्र m-5 होगा और 5 साल पहले सन का उम्र जो है s-5 होगा। अब जैसा कि क्वेश्चन में दिया है कि 5 साल पहले मदर का एज जो है सन की एज का 5 गुना है, तो ये इस तरह से लिखा जाएगा। उसके बाद जब इसको आगे कैलकुलेट करेंगे तो इक्वेशन नंबर 1 निकल के आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में और एक चीज़ दिया हुआ है कि 5 साल बाद जो है दोनों का अनुपात जो है 3:7 हो जाएगा। ठीक है, तो इससे हम लोग आगे कैलकुलेट करेंगे तो ये इक्वेशन नंबर 2 निकल के आएगा। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग जो है एस का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में जो है 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, 3m माइनस 15s माइनस 60 बन जाएगा। ठीक है, इसको इस तरह से लिखा जाएगा। उसके बाद जो है इक्वेशन 2 से इसको ऐड कर देंगे। ठीक है, ऐड कर देंगे, सब्ट्रैक्ट नहीं, ऐड कर देंगे। तो यहाँ जब इसको इस तरह से लिख देंगे, और हाँ याद रखना है कि m के नीचे m और s के नीचे s लिखना है। ठीक है, तो ये -3m प्लस 7s और -20। उसके बाद जब ऐड करेंगे तो ये 3m कट जाएगा, तो बचेगा -8s इक्वल टू -80। तो s इक्वल टू आएगा 10। ठीक है, तो सन का प्रेजेंट एज जो है वो 10 साल हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल सी इक्वल टू 3 टाइम्स एंगल बी एंड दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल ए प्लस एंगल बी, देन एंगल ए इज। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए है 20। अब आइए इसको कैलकुलेट करके देखते हैं। तो जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल सी इक्वल टू 3 टाइम्स एंगल बी इक्वल टू 2 इंटू एंगल ए प्लस बी। ठीक है, तो हमको जो है एंगल ए का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले ये वाले टर्म का यूज़ करेंगे। ठीक है, इसको इस तरह से लिखेंगे। तो अब यहाँ से हम लोग जो है एंगल वी का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एंगल ए। तो एंगल बी इक्वल टू निकलेगा 2 टाइम्स एंगल ए। ठीक है, उसके बाद जो है हम लोग इस वाले टर्म का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये जो एंगल बी इक्वल टू है वो एंगल c/3 निकल के आएगा। ठीक है, तो एंगल बी के जगह जो है इसको पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा एंगल c/3 इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल ए। तो एंगल c इक्वल टू निकल के आएगा 6 टाइम एंगल ए। ठीक है, हम लोग को बेसिकली जो है एंगल ए के टर्म्स में जो है एंगल सी और एंगल बी का वैल्यू लिखना है। ठीक है, तो हम लोग जैसा कि देख पा रहे हैं कि एंगल बी इक्वल टू है 2 टाइम्स एंगल ए और एंगल सी इक्वल टू है 6 टाइम्स एंगल ए। ठीक है, अब चूँकि आपको पता है कि एंगल ए बी सी को तीनों को जोड़ देंगे तो वो 180 डिग्री आएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग जो है 180 डिग्री होता है। ठीक है, उसके बाद एंगल ए और एंगल बी की जगह 2 टाइम्स एंगल ए प्लस सी के जगह 6 टाइम्स एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री। अब जो है जोड़ेंगे तो 9 टाइम्स एंगल ए इक्वल टू 180। तो एंगल ए इक्वल टू कितना निकल के आएगा, 20 डिग्री। ठीक है, कैलकुलेशन सिंपल है, सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि चूँकि आपको एंगल ए का वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो बाकी जो एंगल है उसको एंगल ए के टर्म्स में जो है हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, कैलकुलेट करने के बाद चूँकि आपको ये वाला फार्मूला का ज़रूरत होगा जो कि सिंपल फार्मूला है।
ठीक है। उसके बाद जो है एंगल ए कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360, देन रोहन्स प्रेजेंट एज सेटिस्फाई द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, चूँकि जो है रोहन की माँ उससे 26 साल बड़ी है, अब से 3 साल बाद उनकी आयु का गुणनफल 360 होगा, फिर रोहन की वर्तमान आयु किस द्विघात समीकरण को संतुष्ट करता है। ठीक है, तो सिंपली हम लोग जो है रोहन की वर्तमान एज को क्या मान लेंगे, हम लोग जो है एक्स मान लेंगे। ठीक है, अब चूंकि जो है मदर का एज रोहन के एज से 26 साल ज़्यादा होगा। ठीक है, जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि दोनों का एज जो है 3 साल बाद क्या होगा, तो मदर का होगा m+3 और रोहन का होगा x+3। ठीक है, और इसका प्रोडक्ट जो है कितना है 360। अब चूंकि m+3 की जगह हमको क्या लिखना होगा, x+26+3। m की जगह क्या लिखना होगा, x+26+3। तो ये क्या हो जाएगा, x+29 और इंटू x+3 इक्वल टू क्या होगा 360। ठीक है, तो जब इसको आगे कैलकुलेट करेंगे, मतलब ये दोनों को गुना करेंगे x+29 और x+3 को, तो ये निकल के आएगा x² + 3x + 29x + 87 इक्वल टू 360। ठीक है, सिंपली जो है बारी बारी से x को पहले x से गुना करेंगे, फिर x को 3 से गुना करेंगे, फिर 29 को x से गुना करेंगे, फिर 29 को 3 से गुना करेंगे, तो ये निकल के आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे, तो ये होगा x² और उसके बाद 3x + 29x, तो ये 32x। ठीक है, उसके बाद ये 360 इक्वल टू कि इधर जो है प्लस में है, अगर इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये 87 से -360 घटाएंगे तो माइनस कितना बचेगा 273। ठीक है, इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है और जो कि है ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स इज 365 देन द 2 पॉजिटिव इंटीजर्स आर। ठीक है, यदि जो है 2 लगातार धनात्मक पूर्णांक के वर्गों का योग 365 है, तो 2 धनात्मक पूर्णांक क्या क्या होंगे, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 13 एंड 14। ठीक है, अब आइए इसको कैलकुलेट करके देखते हैं। तो जैसा कि जो है क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 2 लगातार धनात्मक पूर्णांक के वर्गों का योग जो है 365 है, तो हम लोग जो है सिंपली 2 लगातार धनात्मक पूर्णांक जो है x और x+1 मान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, हम लोग जब उसके वर्गों का योग करेंगे तो उसको इस प्रकार हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद जब इसको आगे कैलकुलेट करेंगे तो ये सिंपली a+b का होल स्क्वायर है। ठीक है, जो कि आगे इस तरह से लिखा जाएगा और ये x² तो रहेगा ही और इधर ये 365 रहेगा। उसके बाद जब आगे इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2x² + 2x - 364 इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये बन गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब जब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाता है तो आप लोग जो है सिंपली जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका जीरोज़ कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, शून्यक, तो शून्यक कैलकुलेट होगा अल्फ़ा और बीटा। तो ये 2 चीज़ अगर आप कैलकुलेट कर पा रहे हैं तो आगे जो है आप सॉल्व कर पाएंगे। तो सिंपली हम जो है फॉर्मूले का यूज करेंगे और आगे इसको कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए ए, बी और सी का वैल्यू जो है, यहाँ से ये ए का वैल्यू होगा, ये बी का, और ये सी इक्वल टू -364 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद डी इक्वल टू b² - 4ac, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 2916 आएगा। ठीक है, उसके बाद x इक्वल टू होता है यानी शून्य के इक्वल टू -b + -√d/2a, ये फॉर्मूला होता है। सबको यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, सबका वैल्यू को तो जब पुट कर देंगे तो ये आएगा -2 ± 54/4 आएगा। ठीक है, ये √अंडर 2916 का वैल्यू जो है 54
4 होता है। ठीक है, अब हम लोग अल्फ़ा और बीटा के लिए, अल्फ़ा के लिए पहले या तो प्लस लेंगे या तो माइनस लेंगे। ठीक है, तो एक बार यहाँ प्लस लेके सॉल्व करेंगे और एक बार माइनस लेके, तो हमको जो है अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग आगे देख सकते हैं। अल्फ़ा इक्वल टू -2 -54/4, तो -56/4, अल्फ़ा इक्वल टू -14। ठीक है, उसके बाद बीटा इक्वल टू -2 + 54/4, तो बीटा इक्वल टू 13 निकल गया। अब चूंकि जो है वहाँ बोला गया है कि धनात्मक पूर्णांक, तो हम लोग इसको तो नहीं ले सकते क्योंकि ये ऋणात्मक है। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर लेना है क्योंकि x इज ए पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 13, और x + 1 कितना होगा 13 + 1 यानी 14 होगा। ठीक है, तो 13 और 14 जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस सब क्वेश्चन में सिंपली आपको करना क्या होता है कि सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना होता है। एक बार जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल गया तो आपको जो है सिंपली उसके शून्यक यानी ज़ीरोज़ जो है अल्फ़ा और बीटा कैलकुलेट करना है। उसके बाद तो थोड़ा सा लॉजिक लगाना है कि कैसे क्या होगा, और उसके बाद आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दी एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल्ड ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर देन बेस इज। ठीक है, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई जो है इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ठीक है, ये आधार हो जाएगा, ये ऊंचाई हो जाएगा, और ये आपका कर्ण यानी हाइपोटेन्यूस होगा। ठीक है, इसको परपेंडिकुलर, इसको बेस बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद बोला गया है कि ऊंचाई इसके आधार से 7 कम है, ऊंचाई जो है आधार से 7 कम है। ठीक है, और हाइपोटेन्यूस 13 सेंटीमीटर है। उसके बाद हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके जो है क्या निकालना है, आधार बेस, तो ये कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी निकल के आएगा 12 सेंटीमीटर। अब आइए इसको कैलकुलेट करके देखते हैं। तो जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो परपेंडिकुलर यानी हाइट है वो बेस से 7 कम है, उसके बाद हाइपोटेन्यूस यानी कर्ण का वैल्यू 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग जो है बेस का स्क्वायर इक्वल टू होता है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, आधार का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर माइनस ऊंचाई का स्क्वायर। ठीक है, अब उसके बाद जो है यहाँ पे हम लोग फॉर्मूले में सबको पुट करेंगे, तो ये बी स्क्वायर रहने देंगे क्योंकि हमको बी का वैल्यू कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हर जगह हम लोग बी लाने का कोशिश करेंगे। उसके बाद जो है एच का वैल्यू कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर। उसके बाद बी की जगह क्या लिखेंगे b-7 का स्क्वायर। इसको आगे जो है a-b का होल स्क्वायर की तरह तोड़ देंगे, तो ये जो है इस तरह से आगे लिखा जाएगा। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। ठीक है, फर्दर इसको आगे कैलकुलेट करेंगे तो ये इस तरह से बनेगा, और उसके बाद जो है एक इक्वेशन मिलेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2b² - 14b - 120 = 0। ठीक है, उसके बाद इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सिंपली हम लोग गुणनखंड नियम का यूज करेंगे। तो 2b² और -14b को हम लोग जो है 24b, ठीक है, -24b और +10b में तोड़ेंगे। ठीक है, ये गुणनखंड नियम कैसे लगाते हैं, तो जो c का वैल्यू है और जो a का वैल्यू है कितना है 120 × 2, तो ये 240 होगा। अब 240 का ऐसा गुणनखंड लेना है जिसको जोड़ने या घटाने पे क्या आना चाहिए -14 आना चाहिए। तो 24 × 10 करेंगे तो 240 आएगा, और इसको जो है सिंपली जब हम लोग -24b + 10b लिखते हैं तो -14b आता है। तो अब जो है हमारा सही बन रहा है। उसके बाद अब हम लोग कॉमन लेंगे, तो इसमें जो है 2b को कॉमन लेंगे तो b-12 बचेगा। फिर इसको आँख मूंद के यहाँ b-12 लिख देना है। तो उसके बाद अब हम लोग 10b लाना है, तो जब यहाँ 10 लिखेंगे +10, ठीक है, और तो ये क्या बन जाएगा +10b और ये ±120। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम लिख सकते हैं। तो ये आगे हो जाएगा 2b + 10 × b-12 = 0। अब जो है हम लोग दोनों को 0 से इक्वेट करेंगे। ठीक है, तो आगे हमारा b का वैल्यू जो है -5 निकल के आएगा, और b-12 को 0 से इक्वेट करेंगे तो b = 12 आएगा। ठीक है, अब चूँकि जो हाइट है वो नेगेटिव तो हो नहीं सकता है, ठीक है, वो नेगेटिव नहीं हो सकता,
तो इसलिए जो बेस है, ठीक है, यहाँ पे हाइट नहीं दोस्तों, हाइट भी नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है। और चूंकि हम लोग बेस निकाल रहे हैं तो बेस भी जो है नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो बेस इक्वल टू कितना होगा, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मोटर बोट हुज स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर टेक्स 1 आवर मोर टू गो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम टू द सेम स्पॉट, द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज, ठीक है। तो सिंपली बोट का स्पीड जो है 18 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, हमको स्ट्रीम यानी धारा का स्पीड कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो जब हम लोग अप स्ट्रीम का बात करेंगे, अप स्ट्रीम यानी कि ऊर्ध्व प्रवाह, जिसको हम लोग धारा के विरुद्ध तय गति करना बोलते हैं, ठीक है। और जब डाउन स्ट्रीम का बात करेंगे यानी कि अनुप्रवाह, जिसको हम लोग जो है सिंपली क्या बोलते हैं, धारा के साथ साथ चलना, ठीक है। तो स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम, जब जो है आपका बोट धारा के विरुद्ध जाएगा तो जो है बोट का स्पीड हो जाएगा b माइनस एस किलोमीटर पर आवर, ठीक है। धारा के विरुद्ध जाएगा तो b माइनस एस हो जाएगा। लेकिन जब धारा के साथ साथ चलेगा डाउन स्ट्रीम में तो स्पीड जो है थोड़ा सा बढ़ जाएगा, क्योंकि आप जो है धारा के साथ साथ चल रहे हैं तो आपका स्पीड जो है थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये b प्लस एस हो जाएगा, ठीक है। अब जो है हम लोग इसको आगे कैलकुलेट करेंगे, तो जो हमारा s का वैल्यू है वो ऑप्शन नंबर सी 6 किलोमीटर पर आवर निकल के आएगा, ठीक है। अब आइए इसको आगे कैलकुलेट करके देखते हैं। तो जैसा कि क्वेश्चन में दिया है स्पीड ऑफ बोट इक्वल टू 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। स्पीड ऑफ स्ट्रीम यानी धारा की गति कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो उसके बाद हमको पता है कि टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड होता है, ठीक है। अब जो है स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम यानी कि धारा के विरुद्ध चलेंगे तो जो बोट का स्पीड है वो b माइनस एच किलोमीटर पर आवर होगा। लेकिन जब धारा के साथ साथ चलेंगे डाउन स्ट्रीम में तो स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम जो है वो b प्लस एस किलोमीटर पर आवर होगा, ठीक है। उसके बाद जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अगर वो धारा के विरुद्ध चलता है, ठीक है, तो उसको जो है धारा के साथ साथ चलने में जितना टाइम लग रहा था उससे 1 घंटा ज़्यादा समय लगेगा 24 किलोमीटर की दूरी तय करने में, ठीक है। तो इस तरह जो है इसका इक्वेशन बनेगा। इस इक्वेशन को आगे सॉल्व करेंगे हम लोग तो हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा एस स्क्वायर प्लस 48s माइनस 324 इक्वल टू 0, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको आगे कैलकुलेट करेंगे गुणनखंड नियम से ही। तो 324 को हम लोग तोड़ेंगे 54 इंटू 6 में और फिर जो है इसको इस तरह से लिखेंगे एस स्क्वायर प्लस 54s माइनस 6s माइनस 324 इक्वल टू 0, ठीक है। 54s माइनस 6s करेंगे तो ये 48s आता है ना। उसके बाद आगे यहाँ s कॉमन लेंगे तो s प्लस 54 होगा, आँख मूंद के s प्लस 54 लिख देना है तो यहाँ -6 लिखना पड़ेगा। उसके बाद ये s माइनस 6 और s प्लस 54 आएगा। तो s माइनस 6 को 0 से इक्वेट करेंगे तो s इक्वल टू 6 हो जाएगा और s प्लस 54 को 0 से इक्वेट करेंगे तो s इक्वल टू -54 हो जाएगा, ठीक है। अब चूंकि जो धारा की गति है उसको हम लोग ऋणात्मक तो ले नहीं सकते हैं, तो ये जो -54 है ये नॉट पॉसिबल है। तो हमारा आंसर जो है s इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर निकल के आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ k इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ 2 इक्वल रूट्स इज, ठीक है। दिए गए द्विघात बहुपद के 2 बराबर मूल हैं तो k का मान क्या होगा। तो सिंपली हमको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है इसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से इक्वेट करेंगे तो a इक्वल टू 2 हो जाएगा, b इक्वल टू k हो जाएगा और c इक्वल टू 3 हो जाएगा। अब चूंकि जो है 2 बराबर मूल यानी कि 2 इक्वल रूट्स के लिए जो d का वैल्यू होता है वो होता है 0। d को हम लोग लिखते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। बी स्क्वायर यानी k का स्क्वायर तो k स्क्वायर माइनस 4ac तो 4a की जगह 2 और c की जगह 3 तो कितना होगा 4 दूनी 8 तिया 24 माइनस 24 इक्वल टू 0। तो k स्क्वायर इक्वल टू 24
तो k इक्वल टू √24, और √24 का वैल्यू हो जाएगा आपका जो है ±2√6। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अंक गणितीय प्रगति एपी में है। तो सिंपली हम लोग जो है ऑप्शन के थ्रू जाएंगे और डी का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, कॉमन डिफरेंस जो कि जो है बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे D1 इक्वल टू हो जाएगा A2 माइनस A1। जब A2 माइनस A1 करेंगे तो ये निकल के आएगा 0.02। उसी तरह D2 निकालेंगे तो D2 होगा A3 माइनस A2, और जब इसको कैलकुलेट करेंगे, घटाएंगे, तो ये निकल के आएगा 0.002। सिंपली D3 निकालेंगे तो A4 माइनस A3, और ये निकल के आएगा 0.0002। ठीक है, इसको यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका A1 है, A2 है, A3 है, A4 है। ठीक है, तो हम लोग जैसा कि देख सकते हैं कि जो कॉमन डिफरेंस है उसका वैल्यू बराबर नहीं है, तो ये जो है ऑप्शन नंबर ए का जो वैल्यू दिया हुआ है ये एपी में नहीं है। ठीक है, अब हम लोग ऑप्शन बी में आते हैं, तो यहाँ भी कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो D1 जैसा कि बोले हम A2 माइनस A1, तो 4 माइनस 2 यानी 2। D2 निकालेंगे तो A3 माइनस A2 यानी 8 माइनस 4 यानी 4। D3 निकालेंगे तो A4 माइनस A3 16 माइनस 8 यानी 8। ये भी जो है बराबर नहीं है, तो ये भी एपी में नहीं है। नेक्स्ट हम लोग ऑप्शन सी में आएंगे। ठीक है, यहाँ पे D1 कैलकुलेट करेंगे तो ये A2 माइनस A1 करेंगे तो आपका जो है क्या निकल के आएगा -3.2 और -1.2, तो ये हो जाएगा -3.2 प्लस 1.2, ये हो जाएगा 0 पॉइंट के बाद 0 और ये 2.0। ठीक है, सेम D2 निकालेंगे तो यहाँ पर भी क्या होगा A3 माइनस A2, यहाँ भी 2 ही आएगा, और D3 निकालेंगे तो A4 माइनस A3 यहाँ भी 2 ही आएगा। तो इसमें जो है D1 D2 D3 का वैल्यू बराबर है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा AP में, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 3 इज। 3 से विभाज्य 2 डिजिट संख्या की टोटल संख्या कितनी है। तो 3 से विभाज्य 2 डिजिट नंबर जो है वो 12 से स्टार्ट होंगे, 12, 15 और ये 99 तक होगा। ठीक है, तो यहाँ A इक्वल टू 12, D इक्वल टू A2 माइनस A1 यानी 3, AN की जगह 99, और उसके बाद जो है n का वैल्यू कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो AN इक्वल टू A प्लस n माइनस 1D। ठीक है, AN की जगह 99, A की जगह 12, n की जगह n को कैलकुलेट करना है तो n की जगह n ही, D की जगह 3, 99 प्लस इक्वल टू 12 प्लस 3n माइनस 3, 12 में 3 जाएगा तो 9 बचेगा। ठीक है, और ये 9 इधर प्लस में होगा, इक्वल टू के उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस में 9 आएगा, तो 99 में 9 घटाएंगे तो 90 इक्वल टू 3n हो जाएगा, तो n इक्वल टू 30 निकल के आएगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50 इज। ठीक है, तो 0 से 50 के बीच विषम संख्याओं का योग कितना होगा। तो 0 से 50 के बीच विषम संख्या क्या क्या होगी, 1, 3, 5 और ये 49 तक जाएगा। ठीक है, तो A इक्वल टू 1, D इक्वल टू 2 हो जाएगा, और AN इक्वल टू 49 हो जाएगा, जिसको हम लोग L भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको पता होगा कि AN के फॉर्मूले से हम लोग A का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पुट करेंगे तो ये 49 इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 और ये 2 होगा। ठीक है, उसके बाद जो है ये आगे कैलकुलेट होगा तो 1 प्लस 2n माइनस 2, ये जब कैलकुलेट होगा तो माइनस 1 आएगा। ठीक है, ये 49, 1 इधर माइनस में है, उधर जाके प्लस में होगा तो 50। ठीक है,
तो 50 इक्वल टू 2n, यानी n इक्वल टू कितना हो जाएगा 25। ठीक है। और चूँकि हमको निकालना है Sn का वैल्यू, तो Sn इक्वल टू होता है n/2 a प्लस l। ठीक है। तो n कितना है 25/2 और a प्लस l, a कितना है आपका 1 और l कितना है 49। दोनों को जोड़ेंगे तो 50 हो जाएगा। 50, 2 से 50 को काटेंगे तो 25 निकल के आएगा। 25 गुने 25 करेंगे तो 625 होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए।